ने यहाँ पर कुछ अजीब तरह की मूर्तियाँ भी देखी थी जो कि बुद्धिस्ट और टाओइस्ट कल्चर से मेल खाती हैं। अगर इन मूर्तियों को इंसानों ने बनाया है तो वो यहाँ पर जरूर बसते होंगे। सागिरी बोलती है, ये नामुमकिन है। इस आइलैंड पर ये कीड़े और मॉन्स्टर्स इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं। यहाँ का इकोसिस्टम भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। उन मॉन्स्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसान के ऊपर जानवर का मुंह लगा दिया हो। इन मॉन्स्टर्स के पास खाल, मांस, हड्डियाँ, यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। तुमने सही कहा, इनके कपड़े भी बहुत अजीब हैं। ये सच्चाई और वास्तविकता से बहुत दूर के लगते हैं। इन्हें समझना नामुमकिन है। बिना ऑर्गन्स के जीने वाले मॉन्स्टर्स यानी कि इस आइलैंड पर अमृत जरूर होगा। चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं ताकि मैं आजाद हो सकूं। नहीं, उससे पहले हमें इस आइलैंड का इकोसिस्टम समझना होगा, जिसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि ये मॉन्स्टर्स कहाँ और कैसे रहते हैं। अमृत को ढूंढने का यही सही रास्ता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और देंजी सागिरी को बोलता है कि इसे नाव में सवार होकर गांव वापस लौट जाना चाहिए। अरे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यामाडा क्लैन के अगले वारिस से शादी करो। तुम शोगन की टेंशन मत लो, उन्हें मैं समझा दूंगा। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। प्लीज मेरी बात को मानो और यहाँ से चली जाओ। पर सागिरी इस मिशन को पूरा करना चाहती है। तुम्हारे पास गाबीमारू को मारने की ताकत नहीं है बच्चे। अपनी तलवार को देखो, तुमने किसी और की तलवार उठा रखी है। एक सैमुराई की तलवार उसकी शान होती है। तुम यामाडा क्लैन की शान ऑलरेडी खो चुकी हो। ऊपर से तुम सिर्फ तलवार चलाने में माहिर हो, ना कि किसी जंग को लड़ने में। इन चीजों में बहुत फर्क है। तुम इस आइलैंड के लिए तैयार नहीं हो। पर तभी सेंटा यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लौटना आसान होगा? हाँ, इस मिशन पर भेजा हुआ एक भी सैमुराई वापस नहीं लौटा है। मुझे नहीं लगता कि नाव की हेल्प से भी इस आइलैंड से बचकर भाग सकते हैं। इसके बाद हम तेंजा और नूरुगाई को देखते हैं जो कि एक नाव की हेल्प से इस आइलैंड को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। नूरुगाई बोलता है, अरे बिडू, इन सब का कोई फायदा नहीं। वैसे भी अगर मैं जिंदा बचा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। अरे यार, तुम फिक्र मत करो, मैं शोगन से बात करके तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। और तभी तेंजा को एक बड़ी सी शिप नजर आती है, पर पास जाकर पता चलता है कि ये शिप सिर्फ एक मलबा है। ये सभी वही शिप्स थी जो कि इस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रही थी और इन दोनों को मलबे के बीच कोई भागता हुआ नजर आता है। तेंजा अपनी तलवार निकाल लेता है और तभी समुद्र के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और इनकी नाव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों उन मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। और नूरुकाई अपने मन में सोचता है, बिडू, लगता है मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर तलवार पकड़े हुए कुछ लोग नूरुगाई से बोलते हैं, बच्चे, हम अपना रास्ता भटक गए हैं, क्या तुम हमें अपने गांव लेकर जा सकते हो? इंसानियत के नाते नूरुगाई उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पर दरअसल ये लोग शोगुन के सैमुराइज थे जो कि राजा से दूर बसे आदिवासियों को जान से मारने आए थे। ये सभी वही लोग थे जो कि शोगुन का गुलाम बनने से इनकार कर देते हैं और ये सैमुराई बाकी गाँव की लोकेशन को ढूंढने के लिए इसे बंदी बना लेता है। नूरुगाई को इस बात से बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो सभी आदिवासी इसकी वजह से ही मारे गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही इन सबको गांव में लेकर आया। मैं उन सभी की मौत का कारण हूँ। और तभी तेंजा यहाँ पर आकर इसे बोलता है, बच्चे, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर दिया तो सरकार तुम्हें माफ कर देगी। मैं नहीं चाहता कि एक मासूम से बच्चे की जान चली जाए। नूरुगाई को समझ नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए, गाँव वालों के लिए जिंदा रहे या अपने पापों की सजा भुगते। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इन दोनों को अपने सामने एक एग्जीक्यूशनर नजर आता है जो कि एक जिंदा लाश बन चुका है और इसकी आंखों में से फूल बाहर आ रहे होते हैं। वो टेंटिकल्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कीशो की लाश को देखकर नूरुगाई को अपने दादाजी की याद आ जाती है। और इसके बाद तेंजा से कहता है, बिडो, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। चुप कर जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, समझे? बस इतना बताओ, क्या तुम जीना चाहते हो या नहीं? नूरुगाई अपने दादाजी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। मैं जीना चाहता हूँ, मैं वापस अपने गाँव लौटना चाहता हूँ। इसके बाद तेंजा उसे एक तलवार देता है। वहाँ पर एक नाव खड़ी है, हमें कैसे भी करके उधर तक पहुँचना होगा। क्या तुम तैयार हो? और ये दोनों किसी तरह से उन मॉन्स्टर से बचकर आइलैंड वापस पहुंच जाते हैं। चारों तरफ से हवाओं की दिशा आइलैंड की तरफ है। बिडो, यहाँ से बच के जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लगता है हम इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। तेंजा बताता है कि इस शिप के मलबे आइलैंड को चारों तरफ से घेर चुके हैं, पर आते समय इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। यानी कि इस आइलैंड से बचकर बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। इन्हें बस उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी है। और ये दोनों अपनी बॉडी पर लगे हुए खून को साफ करने लगते हैं। और तभी तेंजा को पता चलता है कि नूरुगाई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अरे ओ, कपड़े पहन अपने। और हाँ, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें दूसरे साथियों को ढूंढना चाहिए। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं आगे कैसे कैसे मॉन्स्टर से हमारा सामना होने वाला है। और इस तरफ सेंटा सागिरी से बोलता है कि ये डेंजी की बात से सहमत है, इसे वापस घर चले जाना चाहिए। पर मैं ये भी मानता हूँ कि गाबीमारू को रोकने में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है पहले की तुलना में गाबीमारू बहुत ज्यादा बदल चुका है और ये सब कुछ शायद तुम्हारी वजह से है। सागिरी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और गाबीमारू इस जगह की पहरेदारी कर रहा था और अब सागिरी की बारी थी क्रिमिनल्स पर नजर रखने की। और गाबीमारू सागिरी का शुक्रिया अदा करता है, तुमने मुझे शांत करने में मेरी बहुत हेल्प की है। अगर मैं जल्दबाजी में काम करता तो शायद अभी तक जिंदा नहीं बच पाता। मैं अपनी बीवी के साथ एक लंबी खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इवागाकुरे गांव के निंजास मुझे रोकने की कोशिश करें तो इस
इस बार मैं भागूंगा नहीं, उनका डटकर सामना करूंगा। और अगली सुबह गेंजी सागिरी को शिप तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सागिरी मना कर देती है। तुम सभी को लगता है कि औरतें सिर्फ घर चलाने और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। दूसरों की तो छोड़ो, यहाँ तक कि मेरे पापा भी मुझे डिस्कस्टिंग नजरों से देखते हैं। अगर आज मैं वापस चली गई तो जिंदगी भर पछताऊंगी। प्लीज मुझे एक औरत के बजाय एक सैमुराई की नजर से देखो। मानती हूँ कि मैं एक नौसिखिया हूँ, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन गेंजी सागिरी की एक नहीं सुनता और अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला कर देता है, पर पलक झपकते ही सागिरी उसकी तलवार छीन लेती है। बेवकूफ लड़की, एक सैमुराई की तलवार उसकी जान होती है, इसे वापस करो। पर तभी हम देखते हैं कि रोकुरोता पीछे से इन पर हमला कर देता है और गेंजी दूर पेड़ से जाकर टकराता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम रोकुरोता के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो अपने मम्मी पापा और पूरे के पूरे गांव को जान से मार देता है। और प्रेजेंट में गेंजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब इसका बच पाना नामुमकिन है। रोकुरोता जैसे ही सागिरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो गाबीमारू उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। ये मॉन्स्टर कौन है और मेरे हमले का इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? और ऊपर से इसकी आंखें कितनी डरावनी है। लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है और मुझे इसे जान से मारना ही होगा। पर गाबीमारू को समझ में नहीं आता कि इसे हराएगा कैसे। और तभी इसे शिनोबी का रूल नंबर 9 याद आता है। अपने दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश करो। और तभी रोकुरोता एक पूरा का पूरा पेड़ उखाड़कर गाबीमारू पर हमला कर देता है। गाबीमारू रुजुरिहा से हेल्प मांगता है। तुम्हारा काम है लड़ना, ठीक है ना? और मेरा काम है जानकारी निकालना, इसलिए इस लड़ाई में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। और रोकुरोता के इतने बड़े बड़े हाथों को देखकर गाबीमारू समझ गया था कि इसके पास नहीं जा सकता, ये मारा जाएगा। गाबीमारू दूर से उस पर पत्थरों से हमला करता है, पर रोकुरोता का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। गाबीमारू अपने कपड़े को किसी स्टील के ब्लेड की तरह यूज करता है, पर इस बंदे को एक खरोंच तक नहीं आती है। और इस तरफ सागिरी कपड़े का यूज करके गेंजी का खून रोकने की कोशिश कर रही थी। इन सबका कोई फायदा नहीं है, मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, मुझे छोड़ो और यहाँ से जाओ। पर सागिरी जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने सीनियर को ऐसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम कितनी अजीब हो, कुछ देर पहले किसी मर्द की तरह मुझसे लड़ रही थी और अभी लड़कियों की तरह रो रही हो। ये लो, इसे पकड़ो। एक वॉरियर के लिए उसकी तलवार ही उसकी जान होती है और मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूँ। सागिरी, रोकुरोता ने पक्का इस को मार डाला होगा। अगर तुम एक वॉरियर हो तो मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूंगा। सागिरी यामादा, मेरी तलवार पकड़ो और रोकुरोता का सर धड़ से अलग कर दो। और इस तरफ गाबीमारू अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये 2 वर्सेस 1 होता तो शायद ही इसे हरा सकता था। और तभी हम देखते हैं कि सागिरी रोकुरोता की एक उंगली काट देती है। अगर इंसान की 2 हड्डियों के बीच में हमला किया जाए तो बड़े से बड़े पहलवान को भी हराया जा सकता है। सेंटा रुजुरिहा को बोलता है कि इन्हें डेंजी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है। चुपचाप यहाँ पर बैठो और तमाशा देखो, समझे? इन लोगों के मरते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। गाबीमारू और सागिरी ये डिसाइड करते हैं कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए इन्हें इनका गला काटना होगा। तुम पैरों पर हमला करो और इसे गिराने की कोशिश करो और उसके बाद मैं इस पर एक खतरनाक हमला करके इसे मार डालूंगा। लेकिन सागिरी के हमला करने के बावजूद भी इसके पैरों पर एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती है। रोकुरोता इस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर गाबीमारू उसके मुक्के को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद गाबीमारू के पैर में मोच आ जाती है। इस लेवल की ताकत देखकर गाबीमारू के भी पसीने छूटने लगते हैं। लगता है हिले डुलने की वजह से इसके हड्डियों के बीच का गैप कम हो रहा है। ऐसे में इसे नीचे गिराना नामुमकिन है गाबीमारू। और इन दोनों को समझ में नहीं आता कि इसे हराएं कैसे। और तभी हम देखते हैं कि रोकुरोता भूख के मारे इतनी जोर से रोता है कि सबके कान के पर्दे फट जाते हैं और रोकुरोता गाबीमारू पर हमला कर देता है और गाबीमारू खूनम खून हो जाता है और एक बार फिर से गाबीमारू को मारने के लिए उस पर हमला करता है। पर गाबीमारू को बचाने के लिए सागिरी उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गाबीमारू कुछ कर भाई, खड़ा हो जा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। और सागिरी अपनी मौत को अपने सामने देखती है। सागिरी अपने मन को शांत करती है और अपनी गॉड लेवल की स्किल का यूज करके रोकुरोता के वार को रोक लेती है। ये देखकर गाबीमारू बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यही है इसकी असली ताकत जो कि इसने मुझे उस जेल में दिखाई थी। दरअसल यामाडा क्लैन में सागिरी का रैंक 12th है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक लड़की है। पर अगर तलवारबाजी के बेसिस पर रैंकिंग दी जाए तो सागिरी नंबर 1 पर आती है। और इस तरफ गेंजी अपने मन में सोचता है, एक वॉरियर होने के नाते इस लड़की के पास जंग लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए लड़की कुछ भी कर सकती है। ये लड़की शैतान से भी लड़ सकती है। सागिरी रोकुरोता पर बहुत सारे हमले करती है और जैसे ही ये जमीन पर गिर जाता है तो सागिरी उसको मारने के लिए उसके पीछे जाती है। पर रोकुरोता किसी मेंढक की तरह कूदकर पीछे की तरफ चला जाता है। और अब अगर इन दोनों को इसे हराना है तो गाबीमारू को अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक यूज करना होगा, असाइटिक ब्लेज। यूजर यह समझ जाती है कि अब यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। यहाँ से भाग जाओ, सुना तुमने? गाबीमारू रोकुरोता पर आग के पत्थर और पेड़ से हमला करने लगता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। लकड़ियों से जलता हुआ धुआं इसके मुंह में जाने लगता है और कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर रोकुरोता के शरीर के अंदर की ऑक्सीजन कम कर देता है और रोकुरोता को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और ऊपर से लंबी हाइट होने की वजह से इसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। धुएं से बचने के लिए बंदा नीचे जमीन पर बैठ जाता है और तभी गाबीमारू इसका हाथ पकड़ लेता है। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, जल्दी इसका गला काटो सागिरी। सागिरी अपने आप को शांत करती है, एक लंबी सांस लेती है और रोकुरोता पर हमला कर देती है। और सागिरी को देखकर रोकुरोता को अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है और अपने मन में बोलता है, मैं इतना भूखा क्यों रहता हूँ, मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं है, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। और तभी सागिरी एक मॉम की तरह इसे समझाती है, कोई तुमसे नफरत नहीं करता है, जो भी करते थे वो सभी लोग मर चुके हैं और अब तुम भी एक गहरी नींद सो जाओ बच्चे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।
है और इसी तरह से रोकुरोता जायंट ऑफ बाइजन का अंत हो जाता है। जंगल में लगी हुई आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि अब इन सभी का यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। सागिरी अपने दोस्तों की मौत का गम तक नहीं मना सकती क्योंकि अभी इसका मेंटली स्ट्रांग रहना जरूरी है। जंगल में आग लगने के बाद नॉर्मली सभी के सभी जानवर उस जंगल से दूर भागते हैं, पर यहाँ पर मौजूद ये मॉन्स्टर्स इस आग के पास जाने लगते हैं। गाबीमारू को एक आइडिया आता है, जिस तरफ से ये मॉन्स्टर्स आ रहे थे ये अब उसी डायरेक्शन में जाने का फैसला लेते हैं। क्या पता हमें अमृत पाने का कोई सुराग मिल जाए। और कुछ देर तक भागने के बाद इन्हें यूजरिया और सेंटा नजर आते हैं, जो किसी चीज को देखकर हैरान रह गए थे। पास जाने पर पता चलता है कि वहाँ नीचे एक गांव बसा है। सेंटा बोलता है, अगर ये जगह सच में शिनसेंक्यो है तो इस गांव में पक्का सन्यासी रहते होंगे। इसके बाद हम आज़ाचोबी और तोमा को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स को मारकर उनका खून पी रहे थे। आज़ाचोबी पूछता है, तोमा तुमने किसी सन्यासी का जिक्र किया था, आखिरकार ये लोग है कौन? सेंजिन फिलोसफी के अकॉर्डिंग सन्यासी वो लोग होते हैं जिनके पास आधुनिक शक्तियां हैं। ऐसा माना जाता था कि शिनसेंक्यो में सन्यासी लोग रहते थे, न कि मॉन्स्टर्स। अच्छा बस इतनी सी बात है, हाँ तो मैं सन्यासी को भी मारकर उसका खून पी जाऊंगा। और तभी आज़ाचोबी को किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है और पास जाने पर पता चलता है कि यहाँ पर पेड़ के ऊपर दो अजीब तरह के इंसान हैं, जिनकी नजर तोमा और आज़ाचोबी पर पड़ जाती है। ये येलो बाल वाली पूछती है या पूछता है, भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम होती कौन हो पूछने वाली? हाँ। और ये सुनते ही ये औरत या जो भी था ये एक मर्द में बदल जाता है। अच्छा ये बात है, हाँ लगता है अब तुझे मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। इसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं। इस गांव में चाहे सन्यासी रहते हो या मॉन्स्टर्स, सवाल ये है कि क्या वो हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे दुश्मन हैं। और इस तरफ एक छोटी सी बच्ची पेड़ के पीछे छिपकर गाबीमारू की बातें सुन रही थी, पर तभी गाबीमारू इस बच्ची को देख लेता है और इसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही उसकी हुडी को निकालता है तो एक पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश करता है। इस लड़की को पकड़ना जरूरी है, शायद इसे आइलैंड के बारे में कुछ पता हो। और ऐसा बोलकर गाबीमारू उस पेड़ वाले मॉन्स्टर को एक लात मारता है और वापस उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। सागिरी भी गाबीमारू के पीछे भागती है और इस मॉन्स्टर को इन दोनों के हवाले छोड़कर भाग जाते हैं। यूजुरिया सेंटा का चश्मा उतार कर एक दवाई पीती है। मुझे अपनी एक निंजा टेक्निक इस्तेमाल करनी है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम उसे देखो। और ये कैसा लिक्विड है भाई, ये क्या है? और इस तरफ बच्ची टार्जन की तरह जंगलों में दूर भाग रही होती है। मुझे लगता है तुम इस जगह को अच्छे से जानती हो, तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। और जैसे ही गाबीमारू इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो बच्ची इसे घुमाकर जमीन पर पटक देती है। ये देखकर गाबीमारू हैरान रह जाता है कि एक छोटी सी बच्ची इसे ऐसे कैसे पटक सकती है। भाई सागिरी इस बच्ची को बोलती है कि इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते, प्लीज रुक जाओ। और तभी ये अचानक से मुड़कर एक खतरनाक पंच मारने की कोशिश करती है सागिरी को, पर गाबीमारू बीच में आकर उस पंच को रोक लेता है। उस मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि गाबीमारू बेहोश होने की हालत में आ चुका था, पर अपनी बीवी के पास लौटने के लिए उसे इस मिशन को किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। गाबीमारू पेड़ की डालियों का इस्तेमाल करके उस बच्ची को पेड़ के ऊपर लटका देता है। मुझे बस उस अमृत की तलाश है, ज्यादा उछल कूद करोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। गाबीमारू की धमकी सुनकर ये बच्ची रोने लग जाती है और इसके बाद सागिरी इसे नीचे उतार कर इसे चुप कराने की कोशिश करती है। और इस तरफ यूजुरिया और सेंटा भी इस पेड़ वाले मॉन्स्टर को हरा देते हैं। गाबीमारू इस बच्ची से अमृत के बारे में पूछना चाहता है, पर ये लड़की रोना बंद ही नहीं करती है। और इसके बाद पेड़ वाला मॉन्स्टर कहता है, प्लीज इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें गाँव में लेकर जाऊंगा जहाँ वो अमृत है। अच्छा हम तुम्हारी बात क्यों माने हैं? हो सकता है ये तुम्हारी कोई चाल हो। इससे अच्छा है हम इस बच्ची से ही पूछ लेते हैं। इस गांव में नहाने का बंदोबस्त भी है। और ये सुनकर यूजुरिया जल्दी से मान जाती है, पर सागिरी को अब भी इस मॉन्स्टर पर शक था, पर गाबीमारू को सिर्फ उस अमृत से मतलब था। अगर इसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इसे मार डालूंगा। और कुछ देर चलने के बाद ये लोग उस गाँव में पहुंच जाते हैं, जो कि किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा सुनसान लग रहा होता है। आज से 1000 साल पहले ये जगह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और इन सभी को अपने घर लेकर जाता है और यहाँ पर मौजूद इन डेकोरेशंस को देखकर गाबीमारू के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। और इसके बाद लड़की सीधा नहाने घुस जाती है। सागिरी यूजुरिया यहाँ पर नजर रख रही थी और इसे नहाते हुए देख रही थी और गर्म पानी देखकर लड़की भी सीधा डुबकी लगा देती है। पर इस तरफ मॉन्स्टर इन सभी के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता है और सेंटा ये देखकर लाट टपकाने लगता है। अरे हो कंट्रोल कर लेती है ना, क्या पता ये मॉन्स्टर इनमें जहर मिला के लेकर आया हो। गाबीमारू उस मॉन्स्टर से सीधा सीधा पूछता है, मुझे इस आइलैंड और उस अमृत के बारे में सब कुछ जानना है अभी इसी वक्त। और ये भी बताओ तुम्हारा इस बच्चे के साथ क्या रिश्ता है। नहाने के बाद ये सभी लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तुम इंसानों का तो पता नहीं, पर इस आइलैंड पर भगवानों का निवास है। क्या वो अमृत सच में एग्जिस्ट करता है? हाँ वो सच में है, हम उससे टैन कहते हैं। हाँ तो इस वक्त वो हमें कहाँ मिलेगा? इस आइलैंड को 3 हिस्सों में बांटा गया है। बाहरी शोर जिसे ईशु कहा जाता है, गाँव का इलाका जिसे होजो कहते हैं, और सबसे अंदर है होराई जहाँ अमृत को छुपा कर रखा हुआ है। ये सुनकर गाबीमारू को इस मिशन को पूरा करने की एक उम्मीद दिखने लगती है। क्या तुमने उस अमृत को कभी अपनी आंखों से देखा है क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? जब तुम उनसे मिलोगे तो अपने आप समझ जाओगे, इस आइलैंड के भगवान टेंजिन से। और इस तरफ आज़ाचोबी टेंजिन को 2 हिस्सों में काट देता है, पर इसके बावजूद ये बंदा खुद को रीजनरेट कर लेता है। तुमने अभी तक टेंजिन से लड़ाई नहीं की होगी, उसकी ताकत अलग ही शिखर पर है, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होने वाली है। इस आइलैंड पर कदम रखने वाला एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं गया है। और तभी हम देखते हैं कि टेंजिन ने आज़ाचोबी और टोमा को चुटकियों में हरा दिया है। गाबीमारू तलवार निकालकर इस मॉन्स्टर से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता? तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? तुम ना ही मेरे दुश्मन हो ना ही मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी इस आइलैंड पर कदम रखता है टेंजिन उसे मार देता है। हमारे भगवान अपराधियों को सजा देते हैं, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भी लोगों को
सजा मिलती है वो साधारण मौत नहीं मरते बल्कि एक खूबसूरत फूल में बदल जाते हैं। और उन दोनों के नीचे गिरते ही पेड़ की डालियां आज़ाचोबी को दबोचना शुरू कर देती हैं और तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं और इस तरफ ही मॉन्स्टर अपना हाथ तोड़कर वापस से उसे रीजनरेट करके दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि उसके पास भी भगवान का आशीर्वाद है। मेरा नाम होको है और इस लड़की का नाम मेई है। हम इस आइलैंड पर 1000 सालों से रह रहे हैं। तुम चाहे मानो या ना मानो लेकिन ये जगह शिन सेंकी हुई है और यहाँ के इंसानों का भाग्य हमारे भगवान के हाथों में है। उनके होते हुए इस आइलैंड से बाहर निकलना नामुमकिन है। और गाबीमारू और सागिरी टहलने के लिए बाहर जाते हैं। गाबीमारू, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें उनकी बातों का विश्वास करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर झूठ बोल रहा था, सिवाय एक चीज के, टेंजिन। पर गाबीमारू सागिरी को बताता है कि सेंटा के अकॉर्डिंग टेंजिन आज तक का सबसे ज्यादा ताकतवर सन्यासी है जो कि फिलहाल होराई में उस अमृत की रक्षा कर रहा है। बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि इन लोगों को सुलझानी पड़ेंगी, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो उस अमृत को हमें हासिल करने देंगे। खैर, इसका जवाब तो हमें होराई जाकर ही पता चलेगा। और जैसे ही गाबीमारू वॉशरूम जाता है तो वो देखता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर नहा रही है, लेकिन गाबीमारू बेशर्मों की तरह कपड़े उतारने लगता है इस लड़की के सामने ही, ये कहकर कि इसके गाँव में लड़का लड़की सब लोग एक साथ ही नहाते हैं। भाई कितना बेशर्म बंदा है ये। और वैसे भी हमारे पास इन सभी चीजों की चिंता करने का समय नहीं। पर सागिरी नोटिस करती है कि मे के शरीर के ऊपर एक गहरा सा घाव है और उसके बाल भी बिगड़े हुए हैं। और उसके बाद इस बच्ची को नहाने में हेल्प करती है। कितने लापरवाह लोग हैं, हम एक खतरनाक इलाके में है और इन्हें कोई चिंता ही नहीं। पर तभी गाबीमारू को अपनी वाइफ की याद आने लगती है जो कि एक दिन इसे नहाते हुए कहती है, नहाना इंसानों के लिए बहुत जरूरी है गाबीमारू, वरना जंग के दौरान तुम बेहोश हो सकते हो। चुपचाप नहाओ और आराम करो। और गाबीमारू अपनी वाइफ को बोलता है, तुम मेरे लिए हमेशा खूबसूरत रहोगी, तुम्हें अपने इस चेहरे के घाव को मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। और गाबीमारू की ये बात सुनकर इसकी बीवी खुशी के मारे रोने लगती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ गाबीमारू उस बच्ची को बोलता है कि इसे अपने घाव को छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसके पास भी एक जख्म है, पर मैंने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। अब इसके बाद हम यामाडा क्लैन के सैमुराई टेंजा की बैक स्टोरी को देखते हैं। टेंजा अपने पास्ट में फकीरों की तरह अपनी जिंदगी जीता था। इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और समाज के सभी लोग इसे गालियां वगैरह दिया करते थे। टेंजा लोगों को मारकर अपना पेट पाला करता था और एक दिन इसका मुकाबला कुछ स्पोर्ट्समैन से हो जाता है और तभी यामाडा क्लैन का एक सैमुराई टेंजा को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि टेंजा और नोरुगाई आइलैंड के किनारे घूम रहे होते हैं। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं पर इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। और तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की यहाँ पर आ जाती है। इसे देखकर टेंजा हैरान रह जाता है। ये लड़की कौन है? ये सीधा आसमान से टपकी है क्या? इस जंगल में बहुत शोर मच रहा है, मैंने बहुत सारे राक्षसों की लाशें देखी, ये बहुत ज्यादा असामान्य है, क्या ये सब तुमने किया है? और तभी ये लड़की एक लड़के में बदल जाती है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये भी एक टेंजिन है। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? भागने का कोई फायदा नहीं है। और ये टेंजा को हल्का सा टच करती है पर ये हमला इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि टेंजा दूर जाकर गिरता है और इसके बाद ये नोरुगाई पर हमला कर देती है। एक इंसान होने के बाद भी बहुत ज्यादा तेज हो। टेंजा, क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही ये लड़की वापस से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, टेंजा अपनी तलवार से उसकी आंखों को काट देता है। नोरुगाई, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, इससे हम नहीं हरा सकते, बस चुपचाप भागना शुरू कर देना, ठीक है ना? और तभी हम देखते हैं कि इस लड़की की आंखें वापस से हील हो जाती हैं। टेंजा वापस से इस लड़की पर हमला कर देता है और इसके अटैक की वजह से इसकी गर्दन और इसके हाथ पैर सब कुछ कट जाते हैं। इसके बाद टेंजा और नोरुगाई यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं पर तभी ये लड़की अपनी आधी कटी हुई गर्दन के साथ ही इनके साथ भागना शुरू कर देती है। इसका सर इसकी बॉडी से जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एक तलवार यहाँ पर आती है और इस लड़की का सर काट देती है। और तभी हम देखते हैं कि ये तलवार एक और यामाडा क्लैन के सैमुराई शियोन की होती है। शियोन टेंजा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। भागते हुए नोरुगाई टेंजा से पूछती है कि ये आदमी कौन है। ये मेरे मास्टर शियोन है। पर ये तो अंधे हैं, अंधे होने के बाद भी ये इतनी तेजी से कैसे भाग पा रहे हैं? मेरे मास्टर की सूंघने की शक्ति कमाल की है। और थोड़ी देर बाद ये तीनों उस लड़की से बचने में कामयाब हो जाते हैं। टेंजा नोरुगाई को बताता है कि शियोन ने ही उसे तलवार चलाना सिखाया है और यामाडा क्लैन में शियोन नंबर 4 पर आता है। तुम अभी भी गलत तरीके से तलवार चला रहे थे। मुझे माफ करना, पर आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपना काम खत्म होने के बाद मैं इस आइलैंड से बाहर जा रहा था पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक रास्ता मिला पर वहाँ मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ तो मैंने सोचा जो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं क्यों ना मैं उन्हीं के साथ चले जाऊँ। हाँ ठीक